शांति से भरी रात में जादू टावर के निवास में हेल्सी अपनी नाखून चबाते हुए परेशान होती है और अपने भाई से गुस्से में पूछती है कि वो अपने पापा के आदेशों को इतनी लापरवाही से क्यों ले रहा है। जिहान थोड़ा उलझ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि पापा ने इतनी सख्त शर्तें उस बैठक में रख दें जहां सब भाई बहन उनके सामने खड़े थे। पापा ने कहा कि अगले 2 महीने तक कोई भी हेल से संपर्क नहीं करेगा। ये सुनकर सब चौंक गए। हेल्सी कुछ बोलने ही वाली थी पर रुक गई। जिहान ने पापा से पूछा कि वो कम से कम वजह तो बताएं। पापा ने बताया कि हेल एक दिन पहले जादू टावर में वापस आया है। वो अभी नाबालिग है, इसलिए पापा ने सोचा कि उसे 2 महीने अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो ढंग से एडजस्ट कर सके। पापा ने साफ कहा कि हेल पर नजर रखना अब उसके भाई बहनों की जिम्मेदारी है। जिहान को यह सब अच्छा नहीं लगा पर उसने कुछ कहे बिना हाँ में सिर हिला दिया और पूछा, कुछ और है क्या? पापा ने सिर हिलाया और बैठक खत्म कर दी। बाहर आने के बाद हेल्सी ने जिहान से बात की, लेकिन वो बहुत उलझा हुआ लग रहा था। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, मैं इसे समझ ही नहीं पा रहा। वो सोच रहा था कि मिन्यूक और मेंजी को हेल की पोजीशन में दिलचस्पी नहीं है, फिर भी हेल को इतना फोकस क्यों मिल रहा है। उसे समझ नहीं आया कि पापा ने इतना खास फैसला क्यों लिया। हेल्सी अपने नाखून चबा रही थी, वो भी कंफ्यूज थी। दोनों भाई बहन सोचने लगे कि क्या पापा को हेल में कुछ खास दिखा या क्या हेल की सीखी हुई रहस्यमयी जादू प्रणाली में उनकी रुचि है या कहीं कोई डील हुई है। जब जिहान ने कोई डील वाली बात कही तो हेल्सी चौंक गई और गुस्से में बोली, हेल तो बहुत परेशान करता है। उसने तय किया कि अब वो हेल पर नजर नहीं रखेगी क्योंकि पापा की खुफिया यूनिट को पता चल जाएगा कि हम हेल के पीछे हैं। जिहान ने बताया कि उसने पहले ही निगरानी हटा दी है। हेल्सी ने पूछा, अब तू क्या करने वाला है? जिहान ने कहा कि वो बाहर जा रहा है। उसे ये बात हजम नहीं हो रही कि 2 महीने तक कुछ न करें। उसने कहा कि वो ओबेलिस्क एकेडमी के ब्लैक टावर में जाकर जानकारी लेगा। उधर टीचर ने क्लास में सबको मिड टर्म पूरा करने पर बधाई दी और हेल की तारीफ की। हेल क्लास में टॉप पर था और पूरे देश के 17 साल के छात्रों में सबसे आगे माना गया। टीचर ने हेल से कहा कि वो अगले 2 महीने टॉप पोजीशन बनाए रखे और अकादमी ओलंपियाड में हिस्सा ले। हेल खुश होकर मान गया। बाकी स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रहे थे कि हेल ने शायद सिर्फ जादू से टॉप किया है, उसका शरीर अभी भी कमजोर है। कुछ चिढ़े हुए छात्र कह रहे थे कि हेल की ये इज्जत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। हेल ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। बाद में हेल का दोस्त खुश था कि लंबा थ्योरी क्लास खत्म हुआ। हेल ने उसे हल्के से थपथ पाया लेकिन दोस्त को बुरा लग गया। दोस्त मजाक करता है, क्या तू सच में जादूगर है? फिर दोनों हंसते हुए चलते हैं और दोस्त कहता है कि खाने के बाद ट्रेनिंग रूम चलेंगे। हेल ने उसे ट्रेनिंग करने का मौका दिया लेकिन दोस्त झिझक रहा था। हेल ने पूछा, ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? दोस्त ने माना कि वो अपनी फिटनेस को लेकर नर्वस है, खासकर हेल के साथ ट्रेनिंग करने में। अब हेल को ट्रेनिंग रूम में वजन उठाते हुए दिखाया गया। बाकी छात्र हैरान थे कि हेल कितना भारी वजन उठा रहा है। उसे सोफमोर टॉपर के रूप में पहचाना गया। थोड़ा ब्रेक लेकर हेल सोचता है कि जादू और ताकत में क्या रिश्ता है। उसे इड्रेड की किताब याद आती है जिसमें लिखा है कि मजबूत शरीर से जादू और असरदार होता है। हेल ठान लेता है कि वो जादू और शरीर दोनों को मजबूत करेगा। अकादमी में हेल 3 डिजिटल पैंथर से सामना करता है। जीव उस पर हमला करते हैं और हेल अपने जादू से पलटवार करता है। फ्लेम वल्कन नाम का जादू चलाकर वो उस जीव को हरा देता है। एक टीचर सब देख रहा था और हेल को फुल मार्क्स देता है। हेल सोचता है कि उसकी ताकत अब 150% बढ़ चुकी है, लेकिन अब उसे तीसरे सर्कल तक पहुंचना है। वो दोनों तरह की जादुई ऊर्जा को बैलेंस करने की कोशिश करता है और उसकी रिंग की शुद्धता 9% तक पहुंचती है। फिर भी वो 99% सिंक पर अटक जाता है, लेकिन हार मानने वाला नहीं है। वो ठान लेता है कि जब तक 100% नहीं हो जाता वो रुकेगा नहीं और रात में भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। हेल अपनी शारीरिक ट्रेनिंग जारी रखता है। अचानक हेल को वातावरण में बदलाव महसूस होता है और उसे पास में खतरा होने का एहसास होता है। एक मास्क पहने हुए व्यक्ति प्रकट होता है और उसे पंच करने का इरादा लेकर अपनी मुट्ठी चलाता है। हेल जल्दी से हमले से बच जाता है और उसे चुनौती देता है। हमलावर को पहचानते हुए हेल समझ जाता है कि यह बेक सायुक है जो उसके अतीत का दुश्मन है।
तनाव बढ़ता है क्योंकि बेकसायुक लगातार हेल पर हमले करता है और हेल का मजाक उड़ाते हुए उसे चूहे की तरह बचने में माहिर कहता है। हेल जमीन से अपना ईयरफोन उठाता है और व्यंग्य करते हुए प्रतिक्रिया देता है कि अगर वह प्रोबेशन पर नहीं होता तो भी वह घर वापस नहीं लौटता, क्योंकि यह शर्मनाक है कि तुम इतनी बुरी तरह मुझसे हारे। बेकसायुक हेल की बातों से गुस्से में आकर उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन हेल हंसते हुए उसे उकसाता है उसकी शर्मनाक हार का जिक्र करते हुए। बेकसायुक एक शक्तिशाली आग आधारित हमला छोड़ता है जो हेल को निशाना बनाता है। हेल तुरंत प्रतिक्रिया करता है, लेकिन यह देखकर चकित होता है कि सायुक सड़क पर जादू का उपयोग कर रहा है। इस खौफनाक माहौल के बावजूद हेल शांत और रणनीतिक रहते हुए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके मुकाबले में बढ़त प्राप्त करता है। बेकसायुक को झटका लगता है क्योंकि उसका हमला विफल हो जाता है। हेल एक महत्वपूर्ण हमला करने में सफल होता है और उसे कुछ समय के लिए पराजित कर देता है। हेल लड़ाई में बढ़त हासिल कर लेता है और बेकसायुक को दबा देता है। स्थिति पर विचार करते हुए हेल समझता है कि यह मुठभेड़ उसे एक अवसर प्रदान करती है। इसी बीच अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं और लड़ाई के बाद के परिणाम पर चर्चा करना शुरू करते हैं। हेल यह समझाता है कि उसने बेकसायुक को दबा दिया क्योंकि उसने उस पर जादू से हमला किया था। पूरी घटना सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हो गई थी। वह हेल को सलाह देता है कि वह इस बारे में कल अकादमी में चर्चा करें और उसे डॉर्म में वापस भेज देता है। बेकसायुक को नियंत्रण में लिया जाता है, जबकि हेल यह इच्छा व्यक्त करता है कि सायुक भविष्य में ऐसा ही करता रहे। अगले दिन छात्र बेकसायुक द्वारा सड़कों पर जादू का उपयोग करने की घटना पर चर्चा कर रहे हैं। एक निलंबन की घोषणा की जाती है जिसमें कहा जाता है कि बेकसायुक को 10 डिमेरिट अंक दिए गए हैं। छात्र यह देखकर हैरान होते हैं कि बेकसायुक को सिर्फ 10 डिमेरिट अंक मिले हैं। हेल इस दंड की ढील पर विचार करते हुए यह नोट करता है कि यह शायद बेक परिवार के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। वह बताता है कि बेक परिवार अकादमी को प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने के लिए भारी दान दे रहा है। हेल निष्कर्ष निकालता है कि अकादमी बेकसायुक को कड़ा दंड नहीं दे सकती थी, सोचते हुए कि वह शायद अब मार खा रहा होगा। बेकसायुक को उसके पिता से एक कॉल प्राप्त होती है जो उसे परेशानी करने के लिए डांटते हैं और उसके व्यवहार की निंदा करते हैं। उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि वह ग्रेजुएट होने तक शांत रहे और कॉल में गुस्से से इसे जोर देकर कहते हैं। बेकसायुक माफी मांगता है, लेकिन अंदर से वह निराश महसूस करता है और कॉल समाप्त कर देता है, कहते हुए कि वह इसे ध्यान में रखेगा। बेकसायुक गुस्से में फोन को जमीन पर फेंकता है, हेल का नाम पुकारते हुए, और उसे लेकर अपनी नफरत जाहिर करता है। वह अपने फोन पर कदम रखता है और गुस्से को बाहर निकालता है। हेल को अपनी सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराता है। टीचर स्मिथ बेकसायुक की बड़बड़ाहट सुनता है और उसकी हेल के प्रति नफरत पर टिप्पणी करता है। बेकसायुक को टीचर स्मिथ द्वारा नजदीक से संपर्क किया जाता है। टीचर स्मिथ उसे आश्वस्त करता है कि किसी को नापसंद करना बिल्कुल ठीक है। टीचर स्मिथ बेकसायुक को हेल से बदला लेने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बेकसायुक धीरे धीरे और अधिक उत्तेजित होता जाता है और टीचर स्मिथ उसकी गुस्से को और भी बढ़ावा देता है। अकादमी में अधिकांश कमरे रोशन होते हैं और हेल का कमरा भी इसी स्थिति में होता है। हेल इस घटना के बारे में सोचता है और समझता है कि उसने इस स्थिति से लाभ उठाया है। उसे अपने पिता से एक संदेश मिला जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि बेक परिवार के साथ बातचीत सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है। हेल जानता है कि उसके परिवार ने बेक परिवार से 3% माइनिंग राइट्स प्राप्त किए हैं। वह यह स्वीकार करता है कि यह एक रणनीतिक कदम था और समझता है कि प्रतिष्ठित परिवारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। हेल निष्कर्ष निकालता है कि यह सौदा उसके परिवार के लिए महत्वपूर्ण लाभ लाया है और वह यह भी महसूस करता है कि इस दुनिया में पद और प्रतिष्ठा का बहुत महत्व है। हेल फैसला करता है कि बेकसायुक को बेक परिवार से निष्कासित कर दिया गया है और उसे यकीन है कि वह उससे किसी भी प्रकार के खतरे का सामना कर सकता है। वह अपनी कल्टीवेशन तकनीकों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करता है। अकादमी के बाहरी इलाके में हेल भ्रमित और नर्वस होता है जब वह टीचर स्मिथ से मिलता है। वह टीचर स्मिथ को नापसंद करते हुए देखता है, जबकि वह असहज महसूस करता है। टीचर स्मिथ अचानक बहुत मित्रवत व्यवहार करने लगता है और हेल को सच्चे दिल से बातचीत करने की कोशिश करता है। हेल हैरान होता है कि टीचर स्मिथ अचानक इतना मित्रवत क्यों हो गया। टीचर स्मिथ कहता है,
मैंने काफी समय से यह महसूस किया है कि तुम्हें मुझसे सच में नफरत है। यह समझ में आता है, मैंने पहले तुम्हें कुछ कठोर बातें कही हैं, लेकिन वे सभी बातें सच्चे मन से दी गई सलाह थीं। उन्हें गलत मत समझो। टीचर स्मिथ हेल को फिर से शुरू करने का सुझाव देता है और अपना हाथ बढ़ाता है। हेल संकोच करता है और उसे टीचर स्मिथ की नीयत के बारे में संदेह महसूस होता है। हेल असहज महसूस करता है क्योंकि वह टीचर स्मिथ के साथ बातचीत कर रहा होता है। टीचर स्मिथ आशा व्यक्त करता है कि हेल ने अपनी राह पाली है और हेल की असहजता को और बढ़ाता है। हेल ध्यान से टीचर स्मिथ को देखता है और उसे उसके आसपास एक अजीब और डरावना काला जादू महसूस होता है जो सामान्य नहीं लगता। हेल समझ जाता है कि यह कोई जादुई ताकत है जो खतरनाक और अप्राकृतिक लग रही है। उसे याद आता है ब्लैक टावर, जो 12 रंगीन टावरों से अलग है और जिसे एक बुरा जादूगर चलाता है जो खुद को ब्लैक मैजिशियन किंग कहता है। हेल को शक होता है कि टीचर स्मिथ का इस ब्लैक टावर से कोई रिश्ता हो सकता है और उसे चिंता होने लगती है। हालांकि हेल अपनी चिंता को तुरंत रोक देता है और ध्यान जादू के उस खास फॉर्मूले को समझने पर लगाता है। जब वो उस जादू को जांचता है तो उसे पता चलता है कि यह माइंड कंट्रोल जादू है, यानी किसी के दिमाग को काबू में करने की कोशिश। लेकिन हेल को खुशी होती है कि उसका दिमाग ऐसे जादू के खिलाफ मजबूत है और टीचर स्मिथ का जादू उस पर असर नहीं कर पा रहा। टीचर स्मिथ अब भी दोस्ती दिखाते रहते हैं और हेल को अगला कदम खुद तय करने देते हैं। हेल एक योजना बनाता है। वह ऐसा दिखाएगा जैसे वह माइंड कंट्रोल जादू के असर में आ गया है, ताकि वह ब्लैक टावर के बारे में ज्यादा जानकारी निकाल सके। इस चाल से हेल कुछ अहम बातें पता करने में सफल हो जाता है, जबकि बाहर से वह टीचर स्मिथ से सहमत होने का नाटक करता है। टीचर स्मिथ हेल की झूठी आज्ञाकारिता से खुश नजर आते हैं, लेकिन फिर भी उसे चिढ़ाते हैं कि वह एआई चिप का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हेल को फिर से यह निर्देश दिया जाता है कि वह एक विशेष वस्तु को बिना इसके उद्देश्य के बारे में सवाल किए हमेशा अपने पास रखें, जिससे इंस्ट्रक्टर स्मिथ का हेल पर और नियंत्रण मजबूत हो जाएगा। हेल यह सवाल करता है कि क्या यह बातचीत खत्म हो चुकी है, तो इंस्ट्रक्टर स्मिथ उसे उसके उत्परिवर्तन जादू को समझाने के लिए कहता है। आंतरिक रूप से संघर्ष करते हुए हेल फिर से एक्टिंग करता है, हालांकि इंस्ट्रक्टर स्मिथ का दबाव बढ़ता जा रहा है। हेल अपनी योजना के अनुसार एक्टिंग करता है, जैसे कि वह इंस्ट्रक्टर स्मिथ के मानसिक नियंत्रण जादू से प्रभावित हो गया हो। वो इतनी जबरदस्त एक्टिंग करता है कि टीचर स्मिथ सोचने लगता है कि उसका अचेतन दिमाग उसके जादू का राज बताने से रोक रहा है। टीचर स्मिथ सोचता है कि माइंड कंट्रोल मैजिक लक्ष्य के दिमाग में हस्तक्षेप करता है, भावनाओं को बढ़ाता है और उन्हें नियंत्रित करता है। यदि एक उच्च स्तरीय जादू उपयोगकर्ता यह जादू इस्तेमाल करता है, तो यह व्यक्ति के दिमाग को भी नष्ट कर सकता है, जिससे यह अत्यंत खतरनाक हो जाता है। इंस्ट्रक्टर फ्रस्ट्रेट्स हो जाता है क्योंकि वह नहीं प्राप्त कर पा रहा है जो वह चाहता था और सोचता है कि उसे इस मिशन में विफल नहीं होना चाहिए। शिक्षक उससे कहता है, इस मिशन के खत्म होने के बाद मैं तुमसे तुम्हारा जादू ले लूंगा। माइंड कंट्रोल जादू हटाने के बाद इंस्ट्रक्टर स्मिथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह हेल को देख रहा हो, लेकिन फिर भी वह विचलित लगता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम बातचीत के बीच खोए खोए से लग रहे हो। तुम थके हुए होगे। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हेल यह स्वीकार करता है कि वह थका है और इंस्ट्रक्टर स्मिथ को आश्वस्त करता है कि वह ठीक है। इंस्ट्रक्टर स्मिथ अपनी बातचीत खत्म करने का निर्णय लेता है, हेल को शुभकामनाएं देता है और खुद को एक्सक्यूज करता है। वह उसे देखता है और महसूस करता है कि कुछ तो चल रहा है। अकादमी में छात्र कैफेटेरिया की ओर जाते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगती है, जबकि हेल हाल ही की मुलाकात के बारे में सोचते हुए खोया हुआ है। अकादमी के बाहरी इलाके में हेल स्थिति पर विचार करता है, यह महसूस करते हुए कि उसे एक अवैध एआई चिप रखने के लिए मजबूर किया गया है। हेल यह अनुमान लगाता है कि ब्लैक टावर का लक्ष्य उसे अवैध एआई उपयोगकर्ता के रूप में फंसाना है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाए। हेल यह समझता है कि यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है और वह स्थिति का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। उसे यह महसूस होता है कि कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है और यह संभावना है कि यह साजिश उसके परिवार या करीबी मंडल से किसी की है। उसने संभावित संदिग्धों को 4 में सीमित किया है, 2 भाई और 2 बहनें। वह अपनी एक बहन मिंजी को संदेह से बाहर कर देता है क्योंकि वह उत्तराधिकार की प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रही हैं। हेल अपने बड़े भाई इनह्युक को भी संदेह से बाहर करता है क्योंकि वह इस तरह की योजना को अंजाम देने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं है।
अब वह बाकी संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित करता है, उसका छोटा भाई और छोटी बहन। हेल निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उनमें से एक या दोनों इसके पीछे हो सकते हैं और वह इंस्ट्रक्टर स्मिथ को पकड़ने का विचार करता है, लेकिन फिर यह समझता है कि ब्लैक टावर जानकारी के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। इंस्ट्रक्टर स्मिथ को शायद यह भी नहीं पता होगा कि असली मास्टरमाइंड कौन है। हेल समझता है कि इस क्षण में ब्लैक टावर द्वारा पकड़े जाने से उसे कोई फायदा नहीं होगा और इसलिए वह सतर्कता से काम करने का निर्णय लेता है। हेल नीले टावर की ओर बढ़ता है मास्टर किम कान जिन से मिलने। वो पूछता है, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? वो पहले से ज्यादा ठंडा प्रतीत होता है। हेल सोचता है, तुम कैसी रिसर्च कर रहे हो जो तुम्हें इस कदर बेचैन कर रही है? हेल पूछता है, क्या आप किसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं? मास्टर जवाब देता है, हाँ, मैं एक थोड़े अजीब से पत्थर का अध्ययन कर रहा हूं। हेल थोड़ी देर सोचता है और समझ जाता है कि मास्टर जिस पत्थर की बात कर रहे हैं वो एलिमेंटल मैनालाइट है। उसे यह एक मौका लगता है। हेल सोचता है, मास्टर रिसर्च में इतने व्यस्त हैं कि मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो क्यों न थोड़ा सौदा कर लिया जाए। हेल कहता है, जो मैजिक स्टोन आप कह रहे हैं, क्या वो एलिमेंटल मैनालाइट है? मास्टर चौंक जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? इसका नाम तक कभी उजागर नहीं हुआ, इसकी मौजूदगी की तो बात ही छोड़ो। मास्टर गंभीर स्वर में, तुम्हें बहुत सावधानी से बोलना होगा। हेल शांत भाव से, ऐसा नहीं है कि मैंने ब्रू टावर में कोई जासूस भेजा हो या जानकारी चुराई हो। मास्टर संदेह से, तो फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? हेल आत्मविश्वास से, कारण बहुत सरल है, मेरे पास भी एक है। हेल मास्टर को क्रिस्टल दिखाता है। मास्टर क्रिस्टल देखकर चौंकते हैं। यह तो एलिमेंटल मैनालाइट है और वो भी पूरी तरह से शुद्ध। मास्टर शौक में पूछते हैं, क्या ये तुमने बनाया है? हेल साफ शब्दों में, हाँ, ये एलिमेंटल मैनालाइट मैंने ही क्राफ्ट किया है। मास्टर अविश्वास से सोचते हैं, यह असंभव है। ब्रू टावर के श्रेष्ठ क्राफ्टर्स भी, जो विश्व के टॉप 3 में गिने जाते हैं, वो भी इस स्तर का रत्न नहीं बना पाए, और ये साधारण हाई स्कूल का छात्र ये दावा कर रहा है। मास्टर पूछते हैं, हेल, क्या वो मैजिक स्टोन तुम्हारे पास पहले से था या ये सब बस संयोग था? हेल शांत लहजे में, मैंने सोचा था कि सिर्फ ब्रू टावर ही ऐसा मैजिक स्टोन संभाल सकता है, बस संयोग से वो मेरे पास भी था। मास्टर थोड़ा और गंभीर होकर, तुम्हें वो मैजिक स्टोन कहां से मिला? हेल, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो बस मुझे संयोग से मिला और मैं भाग्यशाली रहा कि मैं उसे क्राफ्ट कर पाया। मास्टर मन में सोचते हैं, अब ज्यादा सवाल करना उचित नहीं होगा। फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा भाग्य वाकई कमाल का है, और हाँ, एक मेज को अपने कुछ रहस्य रखने का अधिकार होता है। मैं और नहीं पूछूंगा। मास्टर मैजिक स्टोन को ध्यान से देखते हुए, ये शायद एकमात्र ऐसा मैजिक स्टोन है जिसमें चारों एलिमेंट्स एक साथ मौजूद है। तुम इसे यहां क्यों लाए हो? हेल दृढ़ नजर से, मैं इससे एक आर्टिफैक्ट बनाना चाहता हूं। मास्टर रुचि लेते हुए, कैसा आर्टिफैक्ट? क्या वो कोई परिधान होगा, सजावट की वस्तु, या फिर कोई हथियार? हेल शांत भाव से, अगर वो एलिमेंटल मैजिक की एफिशिएंसी बढ़ा दे तो कुछ भी चलेगा। मास्टर थोड़ी चिंता के साथ, इतने उच्च गुणवत्ता वाले मना स्टोन के लिए वैसे ही उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री चाहिए होगी। क्राफ्टिंग फीस काफी ज्यादा आएगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मास्टर हंसते हुए कहते हैं, ओह क्षमा करें, तुम तो जादुई परिवार की डायरेक्ट लाइन से हो, तो जाहिर है कि तुम्हारे परिवार से भुगतान हो जाएगा। हेल गंभीर स्वर में जवाब देता है, नहीं, ये मंजूर नहीं है। इस आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट को मैं अपने परिवार से और किसी और से भी पूरी तरह गोपनीय रखना चाहता हूं। मास्टर हंसते हुए कहते हैं, हेल, तुम तो बड़े चालाक निकले, तो फिर भुगतान कैसे होगा? मास्टर हवा में 645 मिलियन लिखते हैं और कहते हैं, अगर ये कीमत हो तो क्या तुम संभाल सकते हो? हेल निडरता से कहता है, नहीं, बल्कि मैं अभी यहीं तुम्हारे सामने एलिमेंटल मैनालाइट को क्राफ्ट करके दिखाऊंगा। मास्टर हैरानी से कहते हैं, तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे अभी यहीं इसका क्राफ्टिंग तरीका बताने वाले हो? हेल सिर हिलाकर कहता है, हाँ। मास्टर खुश होकर कहते हैं, अगर ऐसा है तो भुगतान तो बहुत अच्छी तरह हो जाएगा, बल्कि हम तुम्हें कुछ अतिरिक्त भी दे सकते हैं। हेल मौके को देखते हुए कहता है, तो फिर क्या मैं आपसे एक और निवेदन कर सकता हूं? मास्टर कहते हैं, किस तरह का निवेदन? हेल वह चिप दिखाता है जो उसे टीचर स्मिथ ने दी थी। मास्टर चिप को देखकर चौंकते हैं।
ये तो इनोवेशन लेवलिंग चिप है, एक अवैध एआई चिप। तुम्हें ये कहां से मिली? हेल गंभीर स्वर में कहता है, मुझे ये एक ब्लैक टावर के जादूगर ने दी। ओबेलिस्क अकादमी में ब्लैक टावर के जादूगर छिपे हुए हैं, कृपया मेरी मदद करें उन्हें हटाने में। हेल विचार करता है, वाह, किस्मत वाकई मेरे साथ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर किम कांगिन एलिमेंटल मैनालाइट पर रिसर्च कर रहे होंगे। उसकी वजह से मैं इस बात को अपने पिता से छुपाकर आर्टिफैक्ट क्राफ्ट कर सकता हूं। मैं तो पहले 3% माइनिंग राइट्स देकर सौदा करने की सोच रहा था, लेकिन अब मैं इसे अपने पास रख सकता हूं। मास्टर बोलते हैं, यह यकीन करना मुश्किल है। ओबेलिस्क अकादमी की सुरक्षा को लेकर सख्त नियमों की अफवाहें हैं, और फिर भी यहां ब्लैक टावर के जादूगर छिपे हुए हैं, और हमारे पास एकमात्र सबूत बस एक अवैध एआई चिप है। हेल पूछता है, क्या ये इतना मुश्किल हो सकता है? मास्टर गंभीर होकर कहते हैं, आमतौर पर हमारा ब्लू टावर छात्रों की संदिग्ध और अविश्वसनीय जानकारी के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करता। फिर रुककर सोचते हुए कहते हैं, लेकिन ठीक है, इस बार हम जोखिम उठाते हैं। कुछ समय के बाद हेल एक निर्धारित स्थान पर पहुंचता है, किसी इंसान से अपनी उपस्थिति की पुष्टि करता है और भवन में प्रवेश करता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक जानकारी सही है, हमारा नीला जादू टावर कोई गलती नहीं करेगा। हेल अपनी योजना में आत्मविश्वास व्यक्त करता है, अपने सहयोगियों पर भरोसा करते हुए कि वे तैयारी पूरी करेंगे। कॉल समाप्त होते ही हेल अपने अगले चरण को लागू करने के लिए तैयार हो जाता है। माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित है। हेल के दृढ़ निश्चय और ध्यान को दर्शाता है। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करता है, वह आगामी मिशन के बोझ को महसूस करता है। हेल परिवार के मेन हॉल में प्रवेश करता है, जहां उसे उसके भाई बहन द्वारा स्वागत किया जाता है। शिन मिंजी, जो शिन परिवार की दूसरी बेटी है, हेल का गर्मजोशी से स्वागत करती है, यह नोट करते हुए कि वह कितना बड़ा हो गया है। बातचीत हल्की फुल्की हो जाती है जब शिन इन्युक हेल को उसकी ऊंचाई पर चिढ़ाता है। शिन इन्युक हेल का गर्मजोशी से स्वागत करता है, हालांकि कहता है कि पूरी तरह से खुश रहना कठिन है, लेकिन फिर भी स्वागत है। हेल मुस्कुराकर इसका जवाब देता है और सोचता है कि वह अब भी पहले की तरह सीधा है। मिंजी इन्युक को अपनी शब्दों के साथ सतर्क रहने की याद दिलाती है। हेल कमरे में भावनाओं का मिश्रण महसूस करता है, यह जानते हुए कि यह बैठक सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं है। वह सतही तनाव को महसूस करता है, क्योंकि जिहान और हेल्सी उसे उसकी उपस्थिति के बारे में सूक्ष्म टिप्पणियों के साथ स्वागत करते हैं। हेल सतही तनाव को महसूस करता है, यह समझते हुए कि उसके परिवार के सदस्य कुछ छिपा रहे हैं। वह जानता है कि दोषी उनके बीच है और सतर्क रहता है। वे बैठने के बाद भोजन करते हैं। बड़ा भाई पूछता है कि हेल ने उन्हें क्यों बुलाया। हेल मुस्कुराकर कहता है, कुछ खास नहीं है, बस आप सभी से लंबे समय बाद मिलना चाहता था, इसलिए ये बैठक रखी। हेल्सी गुस्से में कहती है, क्या तुमने हमें सबको ऐसे तुच्छ कारण के लिए बुलाया? हेल हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर मैंने ये बैठक न रखी होती तो जिहान और तुम किसी न किसी बहाने से मीटिंग बुला ही लेते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? हेल्सी गुस्से में कहती है, तुम सच में असहनीय हो। ठीक है, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, तुम्हारी योजना क्या है? हेल भ्रम जताते हुए पूछता है, कौन सी योजना? हेल्सी चिढ़कर कहती है, मूर्ख मत बनो। तुम उत्तराधिकार की दौड़ में शामिल होने की योजना बना रहे हो या नहीं? हेल जवाब देता है, अगर मैं कहूं कि मुझे उत्तराधिकार की दौड़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या तुम विश्वास करोगी? हेल्सी ठंडे स्वर में कहती है, ऐसी बातों पर कौन विश्वास करेगा? हेल फिर कहता है, तो फिर बात करने का कोई मतलब है क्या? जिहान मुस्कुराते हुए कहता है, हेल्सी, इस तरह सवाल नहीं पूछते। ऐसे मामलों में शब्द काफी नहीं होते, सबूत चाहिए। वैसे हेल, सुना है तुमने कोई जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक हासिल किया है, क्या तुम उसे परिवार के साथ साझा करने की सोच रहे हो? हेल थोड़ी देर सोचता है और फिर खुद को पीड़ित दिखाते हुए कहता है, भाइयों और बहनों, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक ही मेरी आखिरी उम्मीद है। एक ऐसे इंसान के लिए जो एक जादूगर बनने के लायक नहीं है, ये मेरी एकमात्र राह है जादूगर के रूप में जीने की। इसे हल्के में साझा करना मुमकिन नहीं है, और ये उत्तराधिकार की दौड़ से जुड़ा मामला भी नहीं है। इस पर मिंजी कहती है, ठीक है, फिर अगर ये हमारे सबसे छोटे भाई की आखिरी उम्मीद है तो क्या ही किया जा सकता है? हेल अभिनय जारी रखते हुए कहता है, समझने के लिए धन्यवाद, और मिंजी उसकी आंखों के आंसू पोंछती है। इनहुक खुश होकर अपना शैंपेन उठाते हुए कहता है, फिलहाल इस बेमतलब की प्रतियोगिता को छोड़ो, क्यों ना थोड़ा रिलैक्स करें और एक दूसरे से बातें करें? मिंजी सहमति में कहती है, बिल्कुल,
मुझे हेल से और सुनना अच्छा लगेगा। सभी लोग व्यस्त दिखाई देते हैं, लेकिन हेल संयमित रहता है, ध्यान से अपने भाई बहनों के बीच रिश्तों का निरीक्षण करता है। वातावरण हल्के फुल्के क्षणों और छिपे हुए तनाव के बीच बदलता है, जो परिवार के भीतर जटिल रिश्तों को दर्शाता है। हेल कमरे की घड़ी की ओर देखता है और सोचता है अब होने ही वाला है। अचानक सभी परिवार के सदस्यों को उनके फोन पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। सभी हड़बड़ाते हुए अपने फोन की ओर देखते हैं। मिंजी घबराकर पूछती है, क्या हो रहा है? हर कोई तनावग्रस्त दिख रहा होता है, लेकिन जिहान किसी से गुस्से में है और फोन की स्क्रीन को घूर रहा है। हेल उसकी प्रतिक्रिया को गौर से देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है, मिल गया। डिनर के बाद हेल सड़क पर चलते हुए ब्लूटूथ के जरिए किसी से बात कर रहा है। दूसरी ओर से आवाज आती है, लगता है तुम सही थे, लेकिन ये कैसे पता चला कि टीचर स्मिथ ट्रेनिंग सप्लाई में गड़बड़ करेगा? हेल जवाब देता है, मैंने बस उस इंटेल पर लॉजिकल डिडक्शन लगाया जो मेरे पास था। चूंकि टीचर स्मिथ अकादमी में घुसपैठ कर चुका था, तो ये साफ था कि वो कैंपस के अंदर ही कुछ करेगा। और जब उसने मुझ पर माइंड कंट्रोल स्पेल डाला और इस हफ्ते की शेड्यूल को देखा, तो साफ था कि वो शुक्रवार को हमला करेगा, बिग बैटल सर्वाइवल एग्जाम वाले दिन। अगर उसे उस टेस्ट के दौरान कुछ करना था, तो उसे ट्रेनिंग मटेरियल में छेड़छाड़ करनी होती, और सप्लाई का रेगुलर इंस्पेक्शन आमतौर पर टेस्ट से एक दिन पहले दोपहर में होता है। इसलिए अगर कुछ छेड़ना था बिना पकड़े जाने के, तो बस एक ही मौका था, आज रात, यानी गुरुवार की रात। मैंने ब्लू टावर से कहा कि वो सप्लाई रूम पर नजर रखे, जबकि मैं अपने सिबलिंग्स को इकट्ठा कर रहा था, ताकि पता चल सके कि ब्लैक टावर के एजेंट को किसने हायर किया। इसका नतीजा ये निकला कि टीचर स्मिथ पकड़ा गया, और मैं जिहान का ब्लैक टावर से कनेक्शन भी पकड़ने में कामयाब रहा। मैंने बिना खुद को खतरे में डाले सारा ऑपरेशन अंजाम दिया। ये एक परफेक्ट ऑपरेशन था। बस एक ही अफसोस है, हमें जिहान और टीचर स्मिथ के बीच का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन अगर मैं लगातार खुदाई करता रहा तो वो भी मिल जाएगा। फोन की दूसरी ओर से ब्लू टावर मास्टर खुश होकर कहता है, हेल, इस बार तो मैं तुम्हारी मदद करने वाला था, लेकिन उल्टा मुझे ही तुमसे मदद मिल गई। इस केस को सुलझाने की वजह से ब्लू टावर की साख आसमान छू रही है। वह भविष्य में आभार लौटाने का वादा करता है और ईमानदारी और आपसी सम्मान बनाए रखने का संकल्प करता है। हेल बातचीत को एक विनम्र धन्यवाद, ध्यान रखना के साथ समाप्त करता है। अचानक उसे एक अप्रत्याशित विस्फोट का सामना करना पड़ता है। हेल अचानक हुए विस्फोट या हमले से चौंक जाता है, यह दर्शाते हुए कि वह जो खतरे का सामना कर रहा है वह कितनी तीव्र है। इसके बावजूद वह शांत रहता है, यह संकेत देते हुए कि वह चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ है। सायुक आक्रामक रूप से घोषणा करता है, वह मरेगा। हेल जमीन पर लेटा हुआ है और प्रतीत होता है कि उसका विरोधी उसे अपशब्दों के साथ चिढ़ा रहा है। सायुक उस पर आग का एक विस्फोट छोड़ता है। हेल इससे निपटने की कोशिश करता है। यह इतना तेज है, वह संघर्ष करता है। हेल नीली जल की ढाल को सक्रिय करता है, जो आग के हमले को नकारने के लिए बनती है, लेकिन वह सभी हमलों के साथ तालमेल बैठाने में संघर्ष करता है, क्योंकि शक्ति बहुत मजबूत होती है। युद्ध के दौरान विशाल विस्फोट होता है, जिससे बड़ी आग की लपटें निकलती हैं। हेल विस्फोट के प्रभाव से उड़ जाता है और टिप्पणी करता है कि वह इसे पूरी तरह से डॉज नहीं कर सका, जबकि वह अपने हाथ को देखता है जो प्रक्रिया में घायल हो गया। सायुक कौशल में अंतर बताते हुए उसे चिढ़ाता है और उसकी सहनशीलता का मजाक उड़ाता है, जबकि हेल युद्ध में संघर्ष करते हुए उसका नाम बेक सायुक पुकारता है, यह नोट करते हुए कि उसकी स्थिति उपयोगी नहीं है और उसकी आंखें खून से लाल हो गई हैं। हेल सोचता है, उसकी त्वचा लाल हो गई है। ये रिएक्शन उस गैरकानूनी ड्रग की वजह से है। इस ड्रग की खासियत यह है कि यह जबरदस्ती मना सर्कल को तेज कर देता है, जिससे खून की नसें फटने लगती हैं और इंसान की शक्ल एक पागल योद्धा जैसी हो जाती है, एक ऐसा योद्धा जो खून से सना होता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इस ड्रग का असर तब तक रहता है जब तक यूजर मर न जाए। हेल यह सवाल करता है कि क्या उसका विरोधी वास्तव में मानता है कि वह पागल है। सायुक जोर देता है कि वह पूरी तरह ठीक है, जबकि उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। वह तीसरी सर्कल में जलने वाले संक्रमण को नजदीक आते हुए देखता है। सायुक उसका हाथ पकड़ता है और खतरा उसके आसपास मंडराता है। हेल गुस्से में देखता है और कहता है, तू पागल हो गया है कमीने। सायुक एक राक्षसी मुस्कान के साथ कहता है, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि अब तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हूं। अब तेरी मौत पक्की है।
फिर वो बर्निंग इन्फेक्शन नाम का जादू चलाता है और उसे हेल की तरफ जोर से फेंकता है। विस्फोट के बाद मैदान पर मलबा उछलता है और धुएं से घिर जाता है। हेल जमीन पर गिर जाता है, जबकि सायुक खड़ा होता है। हेल की जीवित अवस्था देखकर वह विस्मय से बड़बड़ाता है। उसने 2 बार उसका जादू रोका। उसका चेहरा डर और गुस्से का मिश्रण दिखाता है। वह स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए अजीब सी आवाजें निकालता है और हाथों से अपना चेहरा ढकता है। वह अपना सिर पकड़ता है, जबकि हेल उसे चिंतित होकर देखता है। हेल अप्रत्याशित मूड स्विंग्स पर विचार करता है और बरसरकर सायुक की पीड़ा को महसूस करता है। हेल बरसरकर के प्रभाव पर विचार करता है और वह सायुक से पूछता है कि वह उसे क्यों घूर रहा है। हेल एक शक्तिशाली ऊर्जा हमले के साथ सायुक पर वायु गोला फेंकता है, जबकि सायुक एक विस्फोटक आग आधारित जादू से जवाब देता है। हेल समझ नहीं पा रहा था कि सायुक की जादुई ताकत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। इतनी ताकत तो उस ड्रग से भी नहीं आनी चाहिए। हेल कहता है, मुझे हवा की स्पेल को लेकर ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। हेल तेजी से हिलता है, सायुक के नीचे जाकर एरो बूम नाम का जादू चलाता है। उसे लगता है कि उसका वार सही बैठा, लेकिन तभी पास से ही सायुक फ्लेम शॉटगन जादू छोड़ता है। हेल जानता है कि फ्लेम शॉटगन नजदीक से चलाने पर बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अगर दौड़ो तो इससे बचा जा सकता है। वो तुरंत भागता है और बच जाता है। अब उसे समझ आता है कि सायुक कोई ड्रग नहीं, बल्कि एक गैरकानूनी एआई चिप का इस्तेमाल कर रहा है। हेल कहता है, क्या तू मुझसे इतनी नफरत करता है कि इस तरह की गैरकानूनी एआई चिप का इस्तेमाल कर रहा है? सायुक अपने राक्षसी रूप में गुस्से से बोलता है, एआई चिप, क्या बकवास कर रहा है तू? हेल कहता है, जैसा कि सोचा था, तुझे कुछ याद ही नहीं है। सायुक चिल्लाता है, मैं ऐसी घटिया चीज पर चिप क्यों लगाऊंगा? अगर मरने का मन है तो चुपचाप मर। और वो फिर से हमला करता है। हेल उसका वार चकमा देकर बचते हुए कहता है, एआई चिप का असर यही है। ये शरीर की ताकत बढ़ाता है और जादू की शक्ति और रेंज दोनों को बदल देता है। मुझे यकीन है कि तू चिप और ड्रग दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। सायुक और गुस्से में चिल्लाता है, क्या बकवास कर रहा है हरामी? हेल आत्मविश्वास से देखता है और कहता है, अब सिर्फ समय की बात है, चाहे तुझे सुबह हराऊं या अभी। और वो अपना जादू रेजोनेंस चलाता है।